हेलो एंड वेलकम बैक टू किरणस कॉमर्स जोन। दोस्तों, एमसीक्यूज़ की जो सीरीज़ हमने शुरू की थी उसी को कंटिन्यू करते हुए आज के मैं 30 एमसीक्यूज़ लेके आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एमसीक्यूज़। दोस्तों, द वेरी फर्स्ट एमसीक्यू इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए करंट एसेट्स। इनमें से कौन सा है जो करंट एसेट्स नहीं। आई होप करंट एसेट्स आपको पता है, वो एसेट्स जो एक साल के अंदर हम जिनको कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं उनको हम करंट एसेट्स कहते हैं। तो इनमें से कौन सा है जो करंट एसेट नहीं है। तो ऑप्शंस आर ए प्रीपेड एक्सपेंस, बी डेटर, सी फर्नीचर, डी बिल रिसीवेबल। तो प्रीपेड एक्सपेंस हमारा करंट एसेट होता है, यानी ये वो एक्सपेंस होते हैं जो फ्यूचर के हमने एडवांस में पे कर दिए हैं। डेटर्स यानी वो लोग जिनसे हमने पैसा लेना है, जिनको हमने गुड्स क्रेडिट में बेची थी और पैसा लेना है। बिल रिसीवेबल भी डेटर की तरह ही होता है, जिनसे हमें पैसा लेना है, लेकिन इसमें एक बिल बना दिया जाता है जिसमें ये लिखा होता है कि जो डेटर है जिसने पैसा देना है वो कितने समय के अंदर हमें पैसा वापस करेगा। तो एक तरह से हमारे पास ये लीगल एविडेंस होता है। तो ये भी जो पैसा हमें रिसीव होना है, जिनको हमने गुड्स बेची हुई हैं और उनसे एक बिल बना दिया हुआ है, ताकि फ्यूचर में अगर वो हमें पैसा ना दे तो एक एविडेंस के तौर पे हमारे पास रहे। तो ये तीनों चीज़ें हमारी जो हैं ये करंट एसेट्स में आती हैं, क्योंकि ये वो हैं जो एक साल के अंदर हमारे कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन जो फर्नीचर है ये हमारे फिक्स एसेट्स में आता है, यानी जो एक साल के अंदर कैश में हम कन्वर्ट नहीं करते। सो अब राइट आंसर इज़ डी, मतलब फर्नीचर है जो हमारा करंट एसेट्स में नहीं आता। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट में मूव करते हैं। नेक्स्ट इज़ एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। एक्सटर्नल मतलब बिजनेस के बाहर के कौन लोग हैं जो एक्सटर्नल यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, यानी जो हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती हैं, जो हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, उसमें दो तरह के यूज़र होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब कंपनी के लोग, कंपनी के अंदर के लोग। एक्सटर्नल का मतलब कंपनी के बाहर के। तो इनमें से कौन से हैं जो एक्सटर्नल यूज़र्स हैं। तो ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। ए रिसर्चर्स, बी गवर्नमेंट, सी टैक्स अथॉरिटीज़, डी ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों, ये सारे के सारे हमारे एक्सटर्नल यूज़र्स में आते हैं। सो आंसर इज़ डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट इज़ फुल क्लेम एक्सेप्टेड बाय इंश्योरेंस कंपनी फॉर लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर इज़ क्रेडिटेड टू डैश अकाउंट। इंश्योरेंस कंपनी जो फुल क्लेम एडमिट कर लिया, जो हमारी गुड्स डिस्ट्रॉय हुई, इंश्योरेंस हमें मिल गई, तो उसको हम कहाँ पे क्रेडिट करेंगे। ए ट्रेडिंग अकाउंट, बी प्रॉफिट लॉस अकाउंट, सी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, डी नन ऑफ द अबव। तो जो भी हमारी गुड्स डैमेज हुई, इंश्योरेंस कंपनी ने जो क्लेम एडमिट कर लिया, उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज़ अकॉर्डिंग टू विच कंसेप्ट द ओनर ऑफ द बिजनेस इज़ कंसिडर्ड क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस। किस कंसेप्ट के मुताबिक जो ओनर है उसको बिजनेस का क्रेडिटर माना जाता है, यानी क्रेडिटर जिसको हमने पैसा देना है। सो ऑप्शंस ए मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, बी डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, सी सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, डी गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। सो दोस्तों, जो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट है ये तो बताता है कि हमें वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी होती हैं जो इन टर्म्स ऑफ मनी, जिनको मनी वैल्यू में हम मेजर कर सकें। ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट हमें ये कहता है कि एक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट हैं, एक डेबिट है और एक क्रेडिट है। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट हमें कहता है कि बिजनेस अलग है और उसका ओनर अलग है। ओनर और बिज़नेस दोनों सेम नहीं हैं। हमने कोई भी ट्रांजैक्शंस को अगर रिकॉर्ड करना है वो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करना होता है, ना कि ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन दैट केस ओनर ने जो पैसा बिज़नेस में लगाया है, ओनर बिज़नेस के लिए एक क्रेडिटर है, क्योंकि बिज़नेस ने वो पैसा एट सम पॉइंट ओनर को वापस करना है। सो सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट जो है वो इसका राइट आंसर है, जो हमें ये कहता है कि जो पैसा ओनर ने बिज़नेस के लिए लगाया है, बिज़नेस के लिए एक वो लाइबिलिटी है टूवर्ड्स ओनर। तो इस क्वेश्चन भी यही था कि ओनर किस कंसेप्ट के मुताबिक जो ओनर है बिज़नेस का क्रेडिटर माना जाता है। तो वो कौन सा कंसेप्ट है? सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, जो हमें सिखाता है बिज़नेस अलग है और ओनर अलग है। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट तो हमें ये बताता है कि बिज़नेस को चलते रहना है, बिज़नेस को हम फ्यूचर में क्लोज़ नहीं करेंगे, आने वाले समय में क्लोज़ नहीं करेंगे जब तक कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस क्रिएट नहीं हो जाते, जैसे कोई बिज़नेस लॉस में चला गया या कुछ फ्रॉड हो गया या कोई भी ऐसा रीज़न जिसकी वजह से हमें क्लोज़ करना पड़े, अदरवाइज बिज़नेस चलता रहता है। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट हमें ये सिखाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज़ इनकम टैक्स वर्थ ₹5,000 ऑफ द प्रोपराइटर पेड बाय द फर्म, द अकाउंट टू बी डेबिटेड। अगर प्रोपराइटर मतलब ओनर ने इनकम टैक्स दिया है तो किस अकाउंट को डेबिट करेंगे? तो दोस्तों, इनकम टैक्स हमारा एक पर्सनल एक्सपेंस है जो हमारी इनकम पे लगता है। तो क्योंकि जितने भी पर्सनल एक्सपेंस अगर हम बिज़नेस में से पे कर रहे हैं तो वो हमारी ड्राइंग्स में आते हैं,
तो ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होती है। जब भी आप कोई चीज़ बिजनेस से विड्रॉ करते हो, चाहे वो कैश है या कोई एसेट है, तो हमेशा ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करते हो और क्रेडिट किसको करते हो, जो चीज़ आप बिजनेस से विड्रॉ कर रहे हो। अगर कैश विड्रॉ कर रहे हो तो क्रेडिट टू कैश हो जाएगा, अगर फर्नीचर विड्रॉ कर रहे हो तो फर्नीचर हो जाएगा। तो इस तरह से क्रेडिट हम उसको करते हैं जो चीज़ हम विड्रॉ कर रहे हैं, और ड्राइंग्स हम डेबिट करते हैं अगर हमने पर्सनल यूज़ के लिए कोई बिज़नेस से कोई चीज़ ली है। सो हम ड्राइंग अकाउंट को उस केस में डेबिट करते हैं। सी इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज़ इफ़ द ट्रायल बैलेंस एग्रीज इट इम्प्लाइज दैट। अगर ट्रायल बैलेंस एग्री हो जाता है, एग्री का मतलब ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड्स, डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों इक्वल आ जाती हैं, तो उसका मतलब क्या है, ए देयर इज़ नो एरर इन द बुक, कि उस बुक में कोई एरर नहीं है। बी देयर में बी टू साइडेड एरर इन द बुक्स, इसमें दो टू साइडेड एरर हो सकता है। सी देयर में भी वन साइडेड एरर इन द बुक्स, उसमें वन साइडेड एरर हो सकता है। वन साइड मतलब डेबिट साइड में या फिर क्रेडिट साइड में। डी देयर में भी बोथ टू साइड एंड वन साइडेड एरर इन द बुक्स, कि इसमें दोनों एरर्स हो सकते हैं। तो अगर ट्रायल बैलेंस आपका एग्री हो जाता है, इट मीन्स अगर ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड्स बराबर आ जाती हैं, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि देयर में भी टू साइडेड एरर इन द बुक्स, कि उसमें दो साइडेड एरर हो सकता है। कि मान लो आपने डेबिट में 500 लिखना था लेकिन आपने 1000 लिख दिया, तो आपने 500 ज़्यादा लिख दिया। और इसी तरह आपने क्रेडिट में भी 500 लिखना था किसी चीज़ को लेके, आपने 1000 लिख दिया, तो दो साइडेड एरर हो गया, जिसकी वजह से दोनों साइड्स क्या हो गई, बराबर हो गई। सो जब टू साइडेड एरर होता है तब आपका ट्रायल बैलेंस एग्री कर जाता है। वन साइडेड एरर में ट्रायल बैलेंस आपका कभी भी एग्री नहीं करेगा, यानी बराबर नहीं आएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज़ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स कैन नॉट बी मेंटेन्ड बाय। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स कौन नहीं बनाता। ए जॉइंट स्टॉक कंपनी, बी पार्टनरशिप फर्म, सी कोऑपरेटिव सोसाइटी, डी ऑल ऑफ द अबव। तो जितनी भी ये जॉइंट स्टॉक कंपनीज या पार्टनरशिप फर्म या कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, ये सब के सब इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स बनाते हैं। सो आंसर इज़ ऑल ऑफ द अबव। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स वो बनाती हैं जो स्मॉल फर्म्स होती हैं, जो छोटे स्केल पे बिजनेस करती हैं, वो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स बनाती हैं। तो बाकी जितनी भी बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स नहीं बनाती, ये फुल रिकॉर्ड्स बनाती हैं। सो आंसर इज़ ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये सब बड़ी फर्म्स में गिने जाते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज़ परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर फॉर 1200 हैज़ बीन डेबिटेड टू जनरल एक्सपेंस अकाउंट। इट इज़, अगर हमने ऑफिस फर्नीचर परचेज़ किया 1200 का और हमने जनरल एक्सपेंस को डेबिट कर दिया, तो ये कौन सा एरर है। जनरली अगर हम ऑफिस फर्नीचर खरीद रहे हैं तो फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करना चाहिए, लेकिन इसने कहा फर्नीचर की जगह जनरल एक्सपेंस को डेबिट किया। सो इट इज़ ए क्लरिकल एरर, एन एरर ऑफ प्रिंसिपल, एन एरर ऑफ ओमिशन, ए कंपनसेटिंग एरर। तो दोस्तों ये एक एरर ऑफ प्रिंसिपल है, जिसमें हम जो रूल्स हैं, हमारे जो अकाउंटिंग रूल्स हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के, उनके अगेंस्ट जाके अकाउंटिंग करते हैं। तो जब भी ऐसा होता है तो उसको हम एरर ऑफ प्रिंसिपल कहते हैं। तो राइट आंसर इज़ बी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ए कंपनी हैज़, आगे ब्लैंक है, तो आंसर क्या होना चाहिए इसका। ए सेपरेट लीगल एंटिटी, बी परपेचुअल सक्सेशन, सी लिमिटेड लाइबिलिटी, डी ऑल ऑफ द अबव। तो एक कंपनी जो है ये सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, ये सबको पता है, ये तो सही है। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब हो गया कि ये कंपनी ख़त्म नहीं होती अगर कोई एक पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो ये आगे चलती रहती है। उसके सक्सेसर या उसके जो भी रिलेटिव्स हैं वो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो किसी भी पार्टनर की या अगर सब पार्टनर की डेथ भी हो जाती है तब भी कोई कंपनी जो है वो बंद नहीं होती। सो इट इज़ ए परपेचुअल सक्सेशन। लिमिटेड लाइबिलिटीज़ का मतलब कि कंपनीज़ के जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड का मीन्स, इट मीन्स कि आपके जितने कंपनीज़ के एसेट्स हैं उतनी ही आपकी लाइबिलिटीज़ हैं। अगर कल को आपकी कंपनी इंसॉल्वेंट यानी दिवालिया हो जाती है, उस केस में जो कंपनी के ऑनर हैं उनकी लाइबिलिटी उतनी ही होगी जितनी कंपनीज़ के एसेट्स हैं, यानी कंपनी के जितने एसेट्स उतनी लाइबिलिटीज़, तो उसको बोलते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी। तो ये भी सही है। सो डी इज़ द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इनमें से कौन सी है जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड हम नहीं करते। ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सी रेंट पेड टू पार्टनर, डी पार्टनर सैलरी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी रिकॉर्ड करते हैं और पार्टनर की सैलरी भी। हम रेंट पेड टू पार्टनर ये हम इसमें रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि रेंट पेड टू पार्टनर ये एज एन एप्रोप्रिएशन में नहीं आता, ये एज ए चार्ज है, यानी ये वो एक्सपेंस है जो हमें हर हाल में पे करना होता है। तो ऐसा कोई भी एक्सपेंस जो हमें हर हाल में पे करना है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है।
तो इंटरेस्ट रेंट पेड टू पार्टनर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आएगा। सो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज द कैपिटल ऑफ सोल ट्रेडेड वुड चेंज एज ए रिजल्ट। सोल ट्रेडर यानी सोल ट्रेडर का मतलब हो गया जहाँ एक ही ओनर है, उसकी कैपिटल चेंज होती है एज ए रिजल्ट ऑफ, ऑप्शंस क्या हैं, ए क्रेडिटर बीइंग पेड हिज अकाउंट बाय चेक, अगर किसी क्रेडिटर ने पैसा आपको चेक से दे दिया। बी रॉ मटेरियल बीइंग परचेज ऑन क्रेडिट, अगर आपने मटेरियल क्रेडिट पे खरीदा, रॉ मटेरियल क्रेडिट पे यानी उधार पे खरीदा। सी फिक्स एसेट बीइंग परचेज ऑन क्रेडिट, अगर आपने फिक्स एसेट क्रेडिट पे खरीदे। डी वेजेस पेड इन कैश, अगर आपने वेजेस कैश में पे की। तो दोस्तों आपकी कैपिटल कब चेंज होती है, जब आप कोई एक्सपेंस पे करते हो या फिर आपको कोई इनकम होती है। तो अगर पहले की बात करें, क्रेडिटर बीइंग पेड हिज अकाउंट बाय चेक, एक क्रेडिटर को उसके जो अमाउंट है वो चेक से पे किया गया, तो इट मीन्स कि आपका कैश कम हुआ और आपकी लाइबिलिटीज़ कम हुई। दूसरा रॉ मटेरियल बीइंग परचेज ऑन क्रेडिट, अगर आपने मटेरियल क्रेडिट पे ख़रीदा तो इसमें भी आपका मटेरियल जो है यानी स्टॉक जो है वो इंक्रीज़ होगा और आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज़ होगी, कैपिटल पे कोई चेंज नहीं आने वाली। सी फिक्स एसेट बीइंग परचेज ऑन क्रेडिट, अगर आपने फिक्स एसेट खरीदा तो आपके फिक्स एसेट्स इंक्रीज़ हो जाएंगे और क्रेडिट में खरीदा तो लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, कैपिटल पे कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। लेकिन अगर आप वेजेस कैश में पे करोगे तो आपका कैश कम हो जाएगा, और क्योंकि ये एक्सपेंस है और कैपिटल में से पे होगा तो कैपिटल भी आपकी कम हो जाएगी। तो कैपिटल कब चेंज होगी, जब आप वेजेस या कोई एक्सपेंस पे कर रहे हो। सो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज़ हु इज़ द यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, इनमें से कौन है जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का यूज़र है। ए ओनर, बी मैनेजमेंट, सी इन्वेस्टर, ऑल ऑफ दिस। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मैंने आज के सेशन में पहले भी बताया कि इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह के यूज़र्स होते हैं। तो ओनर इंटरनल यूज़र्स, मैनेजमेंट इंटरनल यूज़र्स, इन्वेस्टर एक्सटर्नल यूज़र्स, तो ये दोनों ही यूज़ करते हैं। सो आंसर इज़ ऑल ऑफ दिस। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करेंगे। नेक्स्ट इज़ वेयर डू यू शो द बैड डेट्स गिवन इन द ट्रायल बैलेंस एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर आपके ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स दिए गए हैं तो जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो यानी ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें बैड डेट्स को आप कहाँ शो करते हो। तो आंसर इज़ ए ट्रेडिंग अकाउंट, बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सी बैलेंस शीट, डी नन ऑफ दिस। तो बैड डेट्स जितने भी होते हैं ये सारे के सारे क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारे इंडेक्स रखे जाते हैं। सो हमारा आंसर होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है उसमें डायरेक्ट एक्सपेंस यानी प्रोडक्शन से जुड़े हुए खर्चे रखे जाते हैं। तो बैड डेट्स का मतलब होता है कि आपने किसी को कोई गुड्स उधार में बेची थी और वो पैसा आपको नहीं आया, अब क्योंकि ये प्रोडक्ट के बनने के बाद का खर्चा है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, और डेबिट साइड में इसलिए आएगा क्योंकि ये एक आपका लॉस है। सो बी इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज़ क्रेडिट परचेज ड्यूरिंग देयर इज़ सर्टन बाय प्रिपेयरिंग, अगर हमने कोई क्रेडिट में परचेज़ की है तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा। ए टोटल क्रेडिटर अकाउंट, बी ओपनिंग डेटर अकाउंट, सी कैश अकाउंट, डी ओपनिंग स्टेटमेंट अफेयर। तो अगर हमने क्रेडिट परचेज़ की हैं तो हमें उसके लिए क्रेडिटर अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसमें इंफॉर्मेशन क्या क्या होती है कि कितना हमने क्रेडिटर्स को देना था, कितना हम दे चुके हैं, कितनी हमने और क्रेडिट परचेज़ की है और कितना हमारा अब बैलेंस बचा हुआ है। ये सारी इन्फॉर्मेशन क्रेडिटर अकाउंट में होती है। तो ये इनमें से कोई भी इन्फॉर्मेशन कि कितना ओपनिंग बैलेंस है, कितनी हमने क्रेडिट परचेज़ की, कितनी हम क्रेडिटर्स को पेमेंट कर चुके हैं और कितना हमारा अमाउंट पेंडिंग है उनको देना, ये चारों इन्फॉर्मेशन में से कोई भी इन्फॉर्मेशन देखनी हो तो आप क्रेडिटर अकाउंट बनाओगे। सो राइट आंसर इज़ टोटल क्रेडिटर अकाउंट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करेंगे। नेक्स्ट इज़ परचेज बुक इज़ मेंटेन टू रिकॉर्ड, परचेज बुक हम किस लिए मेंटेन करते हैं, क्या चीज़ रिकॉर्ड करने के लिए मेंटेन करते हैं। ए परचेज ऑफ गुड्स, बी ऑल कैश परचेज, सी ऑल क्रेडिट परचेज, डी ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। देखिए परचेज बुक जो होती है ये सारी की सारी क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड करने के लिए हम यूज़ करते हैं, लेकिन क्रेडिट परचेज किसकी, ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। सो राइट आंसर इज़ डी कि इसमें सब क्रेडिट परचेज लेकिन किसकी, गुड्स की, ऑफ गुड्स। ये ज़रूरी है क्योंकि ऑल क्रेडिट परचेज जो हमारा सी वाला पार्ट है, ऑल क्रेडिट परचेज मतलब हर तरह की परचेज, वो चाहे फिर एसेट्स की भी हो, ये उसकी भी बात कर रहा है। लेकिन जो हमारी परचेज बुक होती है ये गुड्स की परचेज रिकॉर्ड करती है, और कौन सी परचेज रिकॉर्ड करती है, क्रेडिट मतलब उधार में जो हमने गुड्स खरीदी हैं। चलिए दोस्तों जितनी भी बी पार्ट जो इसका है ऑल कैश परचेज, वो सारी की सारी आपकी कैश अकाउंट में रिकॉर्ड होती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज़ द डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपेंसेस फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, हम जो एक्सपेंस किसी पीरियड के लिए
डिटरमिन करते हैं या फाइंड आउट करते हैं या किसी पीरियड के एक्सपेंस लेते हैं, वो किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है? ए गोइंग कंसर्न, बी मैचिंग कंसेप्ट, सी कंसिस्टेंसी, डी नन ऑफ दिस। तो हम एक पीरियड के जो प्रिंसिपल लेते एक्सपेंसेस लेते हैं और उसको उस पीरियड की इनकम में से माइनस कर देते हैं, तो वो हमारे मैचिंग कंसेप्ट में आता है, जिसमें हम इनकम और एक्सपेंस को मैच करते हैं एक पर्टिकुलर ईयर के लिए ताकि हम अपना प्रॉफिट निकाल सकें। सो बी इज़ द राइट आंसर। सो जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड सैलरीज इंक्लूड, हमारी सैलरीज़ को रिकॉर्ड करने के लिए जो जनरल एंट्री होगी वो क्या होगी? अगर मान लो आपने किसी को सैलरी दी तो हमारी जनरल एंट्री आपको पता होगा कि जब हम किसी को सैलरी देते हैं तो सैलरी क्योंकि हमारा एक्सपेंस है तो सैलरी को हम कर देते हैं डेबिट और क्रेडिट किसको कर देते हैं? कैश को। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? ए डेबिट सैलरी, क्रेडिट कैश। सो ए इज़ द राइट आंसर। बाकी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है कि हम सैलरी को डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट करेंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट इज़ अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स इज़ जनरली फॉलोड बाय। अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स जनरली कौन फॉलो करता है? ए स्मॉल बिजनेस यूनिट, बी नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, सी लार्ज बिजनेस यूनिट, डी नन ऑफ दिस। तो मैंने आज ही के सेशन में बताया है कि जो अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स हैं वो जो स्मॉल बिजनेस, छोटे स्केल पे बिजनेस करते हैं, वही इस चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं। तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज़ द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस इज़ फॉर। हम ट्रायल बैलेंस किस लिए बनाते हैं? ए लोकेटिंग एरर ऑफ कमीशन, बी लोकेटिंग एरर ऑफ प्रिंसिपल, सी लोकेटिंग क्लरिकल एरर्स, डी ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों, लोकेटिंग एरर ऑफ कमीशन हम ट्रायल बैलेंस में लोकेट नहीं कर सकते, वो हमें पता नहीं चलते हैं ट्रायल बैलेंस बनाने से। लोकेटिंग एरर ऑफ प्रिंसिपल भी हमें ट्रायल बैलेंस बनाने से पता नहीं चलते। लोकेटिंग क्लरिकल एरर्स, ये क्लरिकल एरर जो हैं ये हमें पता चल जाते हैं ट्रायल बैलेंस बनाने से। कैसे पता चलते हैं? जब आपका ट्रायल बैलेंस मिसमैच हो, यानी डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों इक्वल ना हो, इट मीन्स आपने कोई एरर किया, तो वो एरर उसको हम क्या कहेंगे? क्लरिकल एरर। सो सी इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करेंगे। नेक्स्ट इज़ द रिलेशन ऑफ पार्टनर विद द फर्म इज़ दैट ऑफ। जो पार्टनर है उसका फर्म से रिलेशन क्या होता है? ए एज एन ओनर, बी एज एन एजेंट, सी एज एन ओनर एंड एन एजेंट, सी डी ए मैनेजर। तो जो पार्टनर है उसका फर्म से रिलेशन एज ए ओनर भी होता है और एज एन एजेंट भी होता है, क्योंकि ये अगर सपोज करो 3 पार्टनर हैं तो एक पार्टनर बाकी पार्टनर के बिहाफ पे भी काम कर सकता है। सो एज एन एजेंट भी ये बाकी पार्टनर के बिहाफ से पे काम कर सकता है और ये ओनर भी है। सो एज एन ओनर एंड एज एन एजेंट इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करेंगे। व्हेन बैलेंस एज पर कैश बुक इज स्टार्टिंग पॉइंट। अगर कैश बुक का बैलेंस जो है हम स्टार्टिंग पॉइंट लेके चल रहे हैं, इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक, अगर बैंक इंटरेस्ट चार्ज करता है तो उसको क्या करेंगे? ए एडिड इन द बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, बी सब्ट्रैक्टेड इन द बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, डी नॉट रिक्वायर्ड टू बी एडजस्ट इन द बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, डी नीदर ऑफ दिस। तो दोस्तों, अगर बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया, यानी इंटरेस्ट चार्ज करने का मतलब बैंक ने हमारे अकाउंट से इंटरेस्ट काटा, कोई हमें इंटरेस्ट लगा और हमारा उसने बैंक ने इंटरेस्ट काटा, तो अगर बैंक इंटरेस्ट माइनस करता है तो आपको जब बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनानी है और आपका बैलेंस एज पर कैश बुक है तो आपको भी माइनस कर देना है। सो आंसर इज़ सब्ट्रैक्टेड इन द बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, क्योंकि बैंक ने अगर आपका इंटरेस्ट काटा तो आपके कैश में से भी वो कटना चाहिए, क्योंकि दोनों सेम आने चाहिए, तो हम उसको डिडक्ट कर देंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। एन इंक्रीज इन द प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स रिजल्ट्स इन। अगर हम प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स इंक्रीज़ करते हैं तो उससे क्या होगा? सबसे पहले बता दूं, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स मतलब ऐसा पैसा जिसका हमें डाउट है कि फ्यूचर में शायद रिकवर ना हो। अगर हमने एज ए बिज़नेस में हमने काफ़ी सारे बंदों को उधार दे रखा है और हमें ये लग रहा है कि कुछ लोग उसमें से हमें पैसा नहीं देंगे, तो उसके लिए हम पहले से ही एक प्रोविज़न बना लेते हैं जिसको कहते हैं प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। मतलब ये वो हमारे डेट्स यानी उधार दिया हुआ उधार है जो हो सकता है हमें वापस ना आए, और अगर हम उसको इंक्रीज़ करते हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? ए डिक्रीज़ इन लाइबिलिटी, कि हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज़ होगी। ये गलत है, हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज़ नहीं होगी। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल इज डेट इज़ ए लाइबिलिटी आल्सो, तो ये लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज़ होगी। तो पहला गलत है। बी डिक्रीज़ इन वर्किंग कैपिटल में हमारे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सी डिक्रीज़ इन नेट प्रॉफिट, हमारा नेट प्रॉफिट डिक्रीज़ होगा। और डी एन इंक्रीज़ इन नेट प्रॉफिट। तो अगर हमारा प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स इंक्रीज़ होता है, इट मीन्स हमारा जो
रिकवरी है, जो पैसा हमें मिलने वाला है, वो उसके डूबने के चांसेस और ज़्यादा हो रहे हैं, यानी उसमें और हमें ऐसा फील हो रहा है कि हमारा पैसा डूबेगा या रिकवर नहीं होगा। तो अगर हमारा पैसा रिकवर नहीं होगा, इट मीन्स हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। सो ए डिक्रीज इन नेट प्रॉफिट इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ए सरप्लस ऑफ रेवेन्यू ओवर इट्स कॉस्ट इज़ नोन एज। सरप्लस ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब इनकम और कॉस्ट मतलब खर्चा, यानी अगर आपकी इनकम आपके खर्चे से ज़्यादा है तो उसको हम क्या कहेंगे? सिंपल है, अगर आपकी इनकम ज़्यादा और खर्चे कम है, मान लो आपकी 100 रुपये इनकम है और 60 रुपये खर्चा है, तो 40 पे आपके पास जो बचा वो प्रॉफिट हो गया। सो राइट आंसर इज़ प्रॉफिट। नेक्स्ट इज़ इंटरनल यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आर। इंटरनल यूज़र्स इनमें से कौन है जो इंटरनल यूज़र्स हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के? ए क्रेडिटर, बी पोटेंशियल इन्वेस्टर, सी मैनेजर, डी रिसर्चर्स। क्रेडिटर्स हमारे जो हैं इंटरनल यूज़र्स में नहीं आते, यानी ये वो लोग हैं जिन्होंने बिज़नेस को, हमारे बिज़नेस को गुड्स प्रोवाइड की हैं क्रेडिट में या कुछ लोन वगैरह दिया हुआ है। पोटेंशियल इन्वेस्टर यानी वो लोग जो हमारे बिज़नेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये भी इंटरनल में नहीं आते, ये भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं। पोटेंशियल इन्वेस्टर मतलब जो अभी इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सी मैनेजर, मैनेजर यानी जो बिज़नेस के अंदर के लोग, एम्प्लॉयज़ जो हमारे हैं। और डी रिसर्चर्स, तो इसमें से कहता है इंटरनल यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कौन से हैं? तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? मैनेजर, जो हमारे बिज़नेस के अंदर के लोग इंटरनल यूज़र्स में आते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करेंगे। नेक्स्ट इज़ गुड्स मीन्स, गुड्स का मतलब क्या है? कमोडिटी टू बी बॉट एंड सोल्ड, हमने वो चीज़ खरीदी और आगे बेचनी है। बी कमोडिटी टू बी यूज्ड एज एन एसेट, ऐसी कमोडिटी जो हमें एसेट के तौर पे यूज़ करेंगे फ्यूचर में रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। कमोडिटी टू बी बॉट बट नॉट टू बी सोल्ड, ऐसी कमोडिटी जो हमने खरीदी तो है लेकिन बेचनी नहीं है। और डी नन ऑफ दिस। तो गुड्स का मतलब आई होप सबको पता होगा, वो चीज़ जो हम खरीदते हैं बेचने के लिए। सो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज़ रिटर्न आउटवर्ड बुक रिकॉर्ड्स। रिटर्न आउटवर्ड बुक्स यानी परचेज रिटर्न, वो क्या रिकॉर्ड करती है? गुड्स रिटर्न टू सप्लायर, गुड्स रिटर्न टू स्टोर, गुड्स रिटर्न टू कस्टमर, गुड्स रिटर्न बाय द ओनर। तो जब हम किसी को गुड्स वापस करते हैं तो वापस किसको करेंगे? जिससे खरीदी, मतलब उसको क्या कहते हैं? सप्लायर। तो रिटर्न आउटवर्ड बुक रिकॉर्ड्स गुड्स रिटर्न टू द सप्लायर, कि जो हमने गुड्स सप्लायर को वापस की। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज़ एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम ए कस्टमर इज़ नॉट टेकन एज इनकम और सेल ड्यू टू। अगर हमें किसी कस्टमर से एडवांस मिला है, उसको हम इनकम या सेल नहीं लेते, किस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग? ए मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, बी रेवेन्यू रिकग्निशन कंसेप्ट, डी सी कॉस्ट कंसेप्ट, डी नन ऑफ दिस। तो बी इज़ द राइट आंसर, रेवेन्यू रिकग्निशन कंसेप्ट, जो हमें ये कहता है कि जब तक हम अपनी जो प्रोडक्ट है उसकी डिलीवरी नहीं करते। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल दे के आपको समझाता हूँ कि सपोज़ करो आपको एक एडवांस मिला किसी गुड्स की सप्लाई के लिए। तो मान लो अगर आपने 15 दिन लिए कि 15 दिन के बाद आप जो गुड्स हैं या स्टॉक है वो सप्लाई करोगे, तो वो जो आपको उसमें इनकम होनी है वो आप तब रियलाइज़ करोगे, यानी तब रिकॉर्ड करोगे एज एन इनकम जब आप वो डिलीवरी दे दोगे। तो रेवेन्यू रिकग्निशन कंसेप्ट सिंपली ये कहता है कि जब तक आप अपनी डिलीवरी या अपनी सर्विस प्रोवाइड नहीं कर देते, तो जो आपने एडवांस लिया है उसको आप अपनी इनकम ट्रीट नहीं कर सकते, वो आपके लिए एक लाइबिलिटी के तौर पे रहेगा। जब आप वो सर्विस प्रोवाइड कर दोगे या गुड्स डिलीवर कर दोगे, तब आप उसको एज एन इनकम ले सकते हो। सो ये कंसेप्ट रेवेन्यू रिकग्निशन कंसेप्ट कहता है। सो बी इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज़र्स इंक्लूड। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज़र्स हैं उनमें कौन कौन आते हैं? ए शेयर होल्डर, बी गवर्नमेंट, सी वेंडर, ऑल ऑफ द अबव। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूज़र सब होते हैं इंटरनल एक्सटर्नल, मैंने बताया है, तो रिपीट भी हुआ था क्वेश्चन। तो चलिए इसमें तो सारे ही आ जाएंगे, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट इज़ द बैलेंस ऑफ पेटी कैश बुक। हम जो पेटी कैश बुक बनाते हैं, पेटी कैश बुक आपको याद होगा कि बिज़नेस में जो बहुत छोटे अमाउंट के एक्सपेंसेस होते हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए हम पेटी कैश बुक बनाते हैं। उसमें एक पेटी कैशियर होता है जिसको कुछ कैश दे दी जाती है खर्चा करने के लिए। तो मान लो अगर किसी पेटी कैशियर को 1000 रुपये कैश दे दी गई और उसने 400 रुपये उसमें से खर्च कर दिया, तो बाकी जो बैलेंस बचा उसको कहते हैं बैलेंस ऑफ पेटी कैश बुक। तो बाकी जो 600 बचा हमारे लिए वो क्या है? ए लाइबिलिटी, एन एक्सपेंस, ए गेन, एन एसेट। तो 600 हमारे पास क्योंकि कैश बच रहा है और कैश हमारा एक क्या है? एक एसेट है। सो इट इज़ एन एसेट। तो दोस्तों लास्ट जो हमारा है, क्लोजिंग स्टॉक इज़ वैल्यूड एट। हम क्लोजिंग स्टॉक जो हम
ट्रेडिंग अकाउंट में या फिर बैलेंस शीट में स्टॉक लेते हैं, क्लोजिंग स्टॉक, उसको हम किस वैल्यू पे लेते हैं। ए कॉस्ट प्राइस यानी जिस प्राइस पे ख़रीदा, बी मार्केट प्राइस यानी उसका जो मार्केट अभी प्राइस है, सी सेल्स प्राइस यानी जिस प्राइस पे हम उसको बेचना चाहते हैं, डी कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, यानी कॉस्ट और मार्केट प्राइस दोनों में से जो कम हो। तो आपको पता है कि आपका जो कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म है वो कहता है कि एक्सपेक्टेड गेंस को कंसिडर नहीं करना। तो उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमें जो क्लोजिंग स्टॉक है उसकी कॉस्ट या मार्केट प्राइस दोनों में से जो वैल्यू कम होगी हमें उस पर रिकॉर्ड करना होता है। सो डी इज़ द राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों, ये थे आज के 30 MCQs। नेक्स्ट MCQs में बहुत जल्द लेके आऊँगा और सिंगल सेशन भी हमने शुरू कर रखा है। जो बच्चे अभी जिन्होंने हाल में शुरू किया है उनके लिए सिंगल सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और बाकी लोग जिन्होंने पहले से पढ़ रहे हैं वो अपनी रिवीजन कर सकते हैं। उसमें मैं एक्सपेक्टेड MCQs बताता हूँ कि आपका जिस टॉपिक से एक्सपेक्टेड MCQs, इसके की पॉइंट्स, बेसिक्स, ये सब उसमें बताता हूँ, तो वो ज़रूर देखें। और साथ ही साथ फॉलो कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।